अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। आज से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये हमारे पास जो टॉपिक है ये ना सिर्फ हमारे पास हायर लेवल्स के लिए नॉलेजेबल है, इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये हमारे पास एफएससी और मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उनके लिए भी ये काफ़ी नॉलेजेबल है और इम्पॉर्टेंट है। इन सिंपल वर्ड्स, हर एक लेवल के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। चलिए जी, सबसे पहले हम आते हैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। सबसे पहला हमारे पास एटम के लिए जो मॉडल प्रेजेंट किया गया था वो हमारे पास जे थॉमसन ने किया था 1904 में, जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड बाय अ वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज like negatively charged plums embedded in a positively charged pudding. Another example that you can consider for this model is of a watermelon, in which the seeds are the electrons and the remaining part of the watermelon is considered as the positively charged। अब हमारे पास जो ये प्लम पुडिंग मॉडल था ये हमारे पास बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट किया गया था। आफ्टर द प्लम पुडिंग मॉडल हमारे पास रदरफोर्ड आया 1911 में। उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग उसने न्यूक्लियस जो है उसको डिस्कवर कर लिया था। रदरफोर्ड मॉडल जो था वो हमें शो करता था कि जो एटम है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल जो था उसमें भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी। सबसे पहली जो उसकी मेन डिस्क्रिपेंसी थी वो ये थी कि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये स्पेक्ट्रम बनता है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी कि रदरफोर्ड ये कहता था कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल क्या करते हैं, यहाँ ऑर्बिट करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम आता है वो हमारे पास कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो हमारे पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देता है रादर देन अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इस डिस्क्रिपेंसी को कम करने के लिए हमारे पास 1913 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बोहर, और उसने अपना मॉडल प्रेजेंट किया बाय यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एटम जो है वो हमारे पास इमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्वांटा। एंड उसका मैथमेटिकल फॉर्म है E इज इक्वल टू एच म्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 10 पावर माइनस 34 जॉउल पर सेकेंड इज इट्स वैल्यू। तो हमारे पास बोहर जो था उसने इस क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए जो रदरफोर्ड की डिस्क्रिपेंसी थी अबाउट द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो उसने ओवरकम कर ली थी। अच्छा, तो हमने बोहर मॉडल के बैकग्राउंड को डिस्कस कर लिया है, अब हम इसकी पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं। तो बोहर ने अपने मॉडल में जो सबसे पहला पोस्टुलेट दिया था, उसमें उसने ये कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारे पास फिक्स्ड या स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसको हम एक रीड देते हैं, इसमें इतना कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। द इलेक्ट्रॉन इज एबल टू रिवॉल्व इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट radiating any energy, contrary to what classical electromagnetism suggests. These stable orbits are called stationary orbits and are attained at certain discrete distances from the nucleus। ठीक है। उसने सबसे पहले तो यही बात की कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास स्टेबल ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और जब वो अपनी स्टेबल ऑर्बिट में मौजूद होता है तो तब वो हमारे पास किसी किस्म की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, ठीक है। उसने जो है इन स्टेबल ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स का नाम दिया था, और उसने ये कहा था कि ये हमारे पास सर्टेन डिस्क्रीट डिस्टेंसेस पर फ्रॉम द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव एनी अदर ऑर्बिट इन बिटवीन द डिस्क्रीट वंस। जो हमारे पास डिस्क्रीट ऑर्बिट्स मौजूद हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा ऑर्बिट ऑक्युपाई नहीं कर सकता, कोई ऐसा ऑर्बिट मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर उसने कहा कि हमारे पास हर एक एटम में सेंट्रल कोर मौजूद है जो कि हमारे पास क्या है, दैट इज द न्यूक्लियस, और वो हमारे पास काफ़ी डेंस है। दैट इज कि सारा का सारा मास हमारे पास वहाँ पे कंसंट्रेटेड है और हमारे पास वो इंटायरली पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। फिर हमारे पास उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। लेटर ऑन आप एक और मॉडल पढ़ोगे जिसमें आप ये देखेंगे कि नहीं, ये सर्कुलर पाथ्स नहीं है बल्कि ये हमारे पास इलिप्टिकल पाथ्स है। लेकिन यहाँ तक आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। Then the centripetal force required for revolution is provided by electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चूंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो दे मस्ट हैव सम सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड होता है ये ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इसको प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के इंटू जेड ई विच इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको इसी फॉर्म में इक्वेशन को छोड़ सकते हैं जिसको हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया है, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ठीक है, आते हैं सेकंड पोस्टुलेट की तरफ। तो सेकंड पोस्टुलेट जो बोहर का था वो था अबाउट द एंगुलर मोमेंटम, और बोहर ने ये कहा था कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या है, क्वांटाइज्ड है। So electron can move or revolve only in those orbits in which their angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, where h is the Planck's constant. If the mass of the electron is m and is revolving around nucleus with velocity v in an orbit of radius r, then its angular momentum is given as L is equal to mvr, which is equal to nh by 2 pi. ठीक है, where n is equal to 1 2 3 up to so on, and this n is actually showing us this integral multiple. ठीक है, तो हमारे पास this was the second postulate of Bohr model about the angular momentum quantization. ओके, थर्ड हमारे पास पोस्टुलेट था बोहर का अबाउट द एनर्जी। तो बोहर ने क्या कहा कि व्हेन द एटम रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, देन वन और मोर ऑफ इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स लीव इट्स ऑर्बिट्स एंड गोज टू सम हायर ऑर्बिट। ये जो हमारे पास पोस्टुलेट था बोहर का, ये सिंपली अबाउट द ट्रांजिशंस था। बोहर ने क्या कहा कि अगर हमारे पास एटम जो है उसके ऊपर हम एनर्जी कहीं से उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और किसी और हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अब किसी दूसरी ऑर्बिट में चला गया है, किसी हायर ऑर्बिट में चला गया, तो यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे इट इज एन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास हायर ऑर्बिट में स्टे करेगा फॉर अबाउट 10 पावर माइनस 8 सेकेंड्स, और फिर हमारे पास रिटर्न बैक करेगा टू इट्स लोअर ऑर्बिट। while returning back the electron radiates energy in the form of electromagnetic waves। ठीक है, और ये जो एनर्जी ये रेडिएट आउट करेगा ये हमारे पास डिस्क्रीट होगी। ठीक है, अब ये एक्चुअली हमारे पास ट्रांजिशंस की बात कर रही है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो उसने एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली है। अब जब वो हायर ऑर्बिट से वापस लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो हमारे पास क्या कर रहा है, वो एनर्जी को इमिट कर रहा है। इसको उसने इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे शो किया कि डेल ई इज इक्वल टू दैट इज द चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, विच इज h mu is equal to E2 minus E1। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर। अच्छा, तो जो बोहर का मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम के लिए था, और इसको हम रिडबर्ग फार्मूला भी कहते हैं, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम था उसमें जो हमारे पास स्टेशनरी ऑर्बिट्स मौजूद थे उसका रेडियस जो है वो बोहर ने कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था, वो मैथमेटिकल चीज़ें सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, so a hydrogen atom consists of a tiny positively charged nucleus and an electron revolving in a stable circular orbit around the nucleus। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है, और हमारे पास इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, अब हम कहते हैं कि लेट ई एम एन वी बी द चार्ज मास एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड आर बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज जेड ई। ठीक है, जो हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है दैट इज जेड ई। जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है वो हमारे पास गिवन है बाय द इक्वेशन नंबर वन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन जो हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में फाइंड आउट की थी, इस इक्वेशन को अब हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ठीक है, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने पोस्टुलेट किया था बोहर का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिजल्ट आता है। यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, वो हमारे पास ये आ जाएगी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ यूजिंग इक्वेशन थ्री इनटू वी गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिलेशन वगैरह हो रही है वो हो जाएगी तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से हम इसको रीअरेंज कर देते हैं फॉर रेडियस, तो हमारे पास रेडियस के लिए ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ से हम वेरिएबल्स को बाहर और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले जाते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा विच इज 5.29 10 पावर माइनस 11 मीटर। ठीक है, n is actually equal to 1 2 3 up to so on, and z is the atomic number। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है।
और इसके लिए हम सबसे पहला लेवल ले लेते हैं, एनर्जी लेवल ले लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, ठीक है। देन R1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5.29 10⁻11 मीटर या फिर 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हमारे पास ये R1 क्या शो कर रहा है कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। अब हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक ही ऑर्बिट है, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको एनर्जी मिल जाए और वो किसी हायर ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर ले, फिर हमारे पास हम N2 ले सकते हैं। लेकिन अब ये हमारे पास चूंकि ग्राउंड स्टेट पे मौजूद है और हाइड्रोजन एटम में एक ही एनर्जी लेवल है, तो ये हमारे पास उस एनर्जी लेवल का या फिर उस ऑर्बिट का हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब ये जो चीज़ अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास ये रेडियस है ये डिपेंड करता है एन स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। ये जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर हर एक एटम के लिए कांस्टेंट होता है और ये टर्म्स कांस्टेंट है। सिर्फ हमारे पास क्या रह गया है, दिस एन, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है वो हमारे पास रेडियस के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि रेडियस जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे, रेडियस भी हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा, सही है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज, दे हैव डायरेक्ट रिलेशन। रेडियस इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हमारे पास हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड की थी। उसमें हम इक्वेशन नंबर 4 को इंसर्ट करते हैं, विच इज़ फॉर द रेडियस, ठीक है। ये हमने इधर इंसर्ट कर दी तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे कैंसलेशन वगैरह हो रही है कुछ, हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, फिर थोड़ी सी और कैंसलेशन हो रही है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन कर देनी है हमने इस इक्वेशन की और हमारे पास एंड में ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट्स है इनकी वैल्यू हमारे पास है 2.16 पावर 6 मीटर पर सेकंड और ये हमारे पास Z/n हो गया। अब यहाँ से देखें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट कौन सा आ रहा है कि हमारे पास जो ये वेलोसिटी है दिस इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 है, N भी 1 है, तो ये 1 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ जाती है विच इज 2.19 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। दिस वेलोसिटी इज 1/137 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये जो हमारे पास वेलोसिटी आई है इलेक्ट्रॉन की फॉर द हाइड्रोजन एटम, ये हमारे पास 1/37 है ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल है टू नेगेटिव के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 9। हमने नेगेटिव साइन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं अवे फ्रॉम आर। इसके अलावा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास ये आ जाती है। इस वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। लेट्स प्लेस इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 12 इन इक्वेशन नंबर 8। वी गेट दिस इक्वेशन। नाउ यहाँ से हम के जेड ई स्क्वायर बाय आर को कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास रह जाएगा 1/2 माइनस 1, ठीक है। ये 1/2 माइनस 1 को सॉल्व करने से आपके पास आएगा -1/2। तो आपकी जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन है वो आपके पास आ गई है नेगेटिव के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 13। नाउ इक्वेशन नंबर 4 को हम 13 में यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, रेडियस आर की वैल्यू है, तो वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। यहाँ पे प्लेस करने के बाद हमने इसको ज़रा सा रीअरेंज कर दिया है, जो कट कैंसलेशन वगैरह हो रही है वो हमने कैंसिल कर दी है चीज़ें, और हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर दिया और वेरिएबल टर्म्स को दूसरी तरफ कर दिया, और हमारे पास जो टोटल एनर्जी है उसका हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। अब हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आती है वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस माइनस को आप इसके साथ ले आए तो आपके पास क्या आ गया है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 15 एंड दिस इज द टोटल एनर्जी। लेट्स से हम z इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लेट्स से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में चला गया है, n को हम 2 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, -3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं n को 3 ले लेती हूँ तो मेरे पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। यानी कि जितना हम हायर ऑर्बिट्स की तरफ जा रहे हैं उतनी हमारे पास एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। फॉर दैट हमें पता है कि ई एन किस चीज़ की इक्वल है, इस चीज़ की इक्वल है, ठीक है। वी से दैट कि ई वन इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है,
एंड E2 इज इक्वल टू दिस टर्म, देन टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, इट वुड बिकम इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने अब इक्वेशन नंबर 16 और 17 को प्लेस कर दिया इस इक्वेशन 18 में, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जितनी भी सेम टर्म्स हैं उनको हमने कॉमन ले लिया है और बाकी टर्म्स को हमने इधर ब्रैकेट में लिख दिया है। जो साइन वगैरह है उसकी भी रीअरेंजमेंट आप कर सकते हो, दिस इज सिंपल। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन काफ़ी ईजी है। हमने ये जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स है देखिए दोनों में एक जैसे, उनको हमने कॉमन ले लिया है और इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म हमने माइनस कर दी है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एच म्यू। अब यहाँ से हम जेड स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं, उसको भी हमने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास 1/लैम्डा को हमने इधर ही छोड़ दिया है और जो एच सी है उसको हमने बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया, तो वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमारे पास 1/लैम्डा इस कांस्टेंट टर्म्स इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की इक्वल आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है एक्सेप्ट फॉर जेड, ये हमारे पास क्या है, दीज आर नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट्स एंड ये हमारे पास 1.097 10 पावर 7 मीटर इनवर्स के इक्वल होती है। ठीक है, इसके अलावा जो 1/लैम्डा है इसको हमने म्यू बार से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, और हमारे पास ये वाली टर्म्स एज इट इज आ गई हैं। ठीक है, अब दिस इज एक्चुअली नोन एज द रेडबर्ग फार्मूला या फिर बोहर्स फार्मूला। ठीक है, जो कि हमने इनिशियली कहा हुआ था। अब इस फार्मूले के थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर लेवल। ठीक है, सो दिस वाज द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बाय बोहर। अच्छा, तो अब आते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल की तरफ। तो इसकी सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि ये थ्योरी जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट एटम्स लाइक हाइड्रोजन के ऊपर एप्लीकेबल है, जिनकी z जो है वो 1 की इक्वल है। अगर हमारे पास ऐसे एटम्स आ जाए जिनका z ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो ये थ्योरी हमारे पास फेल हो जाती है ऐसे केस में। इसके अलावा द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज सर्कुलर व्हाइल एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर आल्सो पॉसिबल। तो ये थ्योरी, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में भी बताई थी कि आप लेटर ऑन स्टडी करेंगे कि ये जो हमारे पास ऑर्बिट्स है ये एक्चुअली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, सर्कुलर नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास बोहर ने एक्सप्लेन नहीं की थी कि ये ऑर्बिट्स हमारे पास एलिप्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एक और लिमिटेशन हो गई। फिर हमारे पास क्या है कि बोहर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। इसके अलावा जो ये फाइन स्ट्रक्चर है, ये फाइन स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है ये भी आप आगे स्टडी करेंगे, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आई विल मेक अ लेक्चर। तो बोहर जो थ्योरी थी वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। ठीक है, इसके अलावा जो बोहर थ्योरी थी डज नॉट से एनीथिंग अबाउट रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, उसकी इंटेंसिटीज के बारे में जो है, स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटीज के बारे में बोहर थ्योरी कुछ भी नहीं कहती। बोहर थ्योरी डज नॉट गिव्स एनी इंडिकेशन रिगार्डिंग द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, और अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो जिस तरह से हुई है इलेक्ट्रॉन की एटम में, उसको भी बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। सो दीज वर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इनको लिखने के बाद ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इस लेक्चर को हम एंड करते हैं बाय द क्वेश्चन दैट शो दैट डायमेंशंस ऑफ एल एंड एच आर सेम। एच हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एल हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है टू लीनियर मोमेंटम इनटू आर। हमें पता है लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस क्या होते हैं, एम एल टी माइनस 1 होते हैं, और आर जो है इसकी जो डायमेंशंस होते हैं वो लेंथ के होते हैं, दैट इज एल। ठीक है, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। अब एंगुलर मोमेंटम का ये रिजल्ट आया है तो हमारे पास चाहिए कि एच का भी यही है, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूफ होगा। तो हमारे पास क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच म्यू होता है। म्यू को आप बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दें तो एच इज इक्वल टू ई बाई म्यू हो जाएगा। ई हमारे पास क्या होता है, दिस इज जाउल विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू इधर प्लेस कर दी, और हमारे पास जो म्यू फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, तो हमारे पास 1/t हो जाएगा विच इज t माइनस 1। ये हमने इधर प्लेस कर दिया। अब इस t माइनस 1 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये t प्लस 1 हो जाएगा, और ये t प्लस 1 और t माइनस 2 जब हम करते हैं तो t माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड के द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में, आपसे ऐसी जर्नली भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये लेक्चर फिनिश होता है। बोहर मॉडल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं, ये सारी चीज़ें लिखना इंपॉर्टेंट है इन दिस मॉडल। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।